सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 20 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा विद्युत मोहन ने। तो नई दिल्ली के 17 साल के उद्यमी हैं ये विद्युत मोहन, और वे पूरी दुनिया में 5 विजेताओं में से एक भारतीय हैं जिन्हें इस अर्थ शॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को ही इको ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, तो ये दोनों नाम याद रखना। तो ग्रह को बचाने की कोशिश करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है इस पुरस्कार से। तो विद्युत मोहन की बात करेंगे तो इन्हें क्लीन अवर एयर कैटेगरी में उनकी तकनीक के लिए दिया गया ये सम्मान। और इन्होंने जो टेक्निक बनाई उसे ताकाचर कहा जाता है। ये एक छोटा और पोर्टेबल डिवाइस होता है जो फसल के अवशेष होते हैं उनका उपयोग करके उसे ईंधन और उर्वरकों जैसे जैव उत्पादों में बदलने का काम करता है। इससे क्या होगा, जो धुआं होता है, क्योंकि जो फसल के अवशेष होते हैं उसे किसान जला देते हैं तो धुआं बनता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो इनकी तकनीक से वायु प्रदूषण कम हो सकेगा। तो सिंपल सा याद रखना, इको ऑस्कर पुरस्कार जीता किस भारतीय ने? विद्युत मोहन ने। इसी से आपको याद आता होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड किसको मिला? अयान शंकटा को। नुक्लू फॉर्म जानते हो, व्हीटली अवार्ड मिला था इनको जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए ये नागालैंड से हैं। दिव्या देशमुख की बात करेंगे तो भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। बाकी सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इन्हें सीकेपी अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए चुना गया था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा जिला 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो आंसर होगा किन्नौर। ये हिमाचल प्रदेश का है किन्नौर जिला, और ये पहला जिला बन गया है देश का जहां हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज 100% लग चुकी है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। 100% टीकाकरण करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना था कौन सा? लद्दाख। पहला राज्य बना था कौन सा? हिमाचल प्रदेश। पहली डोज लगाने वाले की बात हो रही है। और इस प्रश्न में हमने क्या पढ़ा? 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला जहाँ पे दोनों डोज 100% लग चुके हैं अपनी वयस्क आबादी के, तो ये हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है। और 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर कौन सा बना था? उड़ीसा का भुवनेश्वर। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा कि 2 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को टीका देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और पहला देश कौन सा था? क्यूबा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात चल रही है तो इसको भी देख लेते हैं। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। इसकी समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, और अभी नए गवर्नर कौन बने? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। उसके अलावा बताओ, दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। उसी प्रकार से भारत में पहली बार हींग की खेती कहाँ पे की गई? हिमाचल प्रदेश में। और देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू हुई? ये भी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और अभी बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र कहाँ पे खुलेगा? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ही। बताओ, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश के काजा में। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला स्की पार्क कहाँ पे बनेगा? हिमाचल प्रदेश के शिमला में बनेगा। और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग टनल मिलेगी जिसका नाम अटल जी के नाम पे कर दिया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। और नाटी और डांगी नृत्य ये एग्जाम में पूछे गए थे, इनको ध्यान रखना। ये नृत्य आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं।
आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, अभी हाल ही में देश में पहली बार शिप टू शिप एलपीजी ट्रांसफर ऑपरेशन ये किस बंदरगाह पर किया गया? तो आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो 2 शिप रहे यहाँ पे, एक का नाम रहा युशान, दूसरे का नाम रहा हेम्पशायर। तो युशान शिप से हेम्पशायर शिप में एलपीजी का ट्रांसफर हुआ और ये पहली बार हुआ है जब शिप टू शिप के अंदर ये ट्रांसफर हुआ है। किसका? एलपीजी का। किसके द्वारा? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। कहाँ पे हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पे। बंदरगाह यानी कि पोर्ट। और ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। इसका पुराना नाम क्या है? कोलकाता बंदरगाह, जिसका नाम बदल करके आपको याद होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया था। और देखो, आपको याद होगा हमारे जो सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने नागपुर में भारत का पहला प्राइवेट एलपीजी प्लांट शुरू किया था। अच्छा, एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होती है और प्रोपेन होती है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है? एलपीजी में आपको पता है एक स्मेल आती है जिससे आपको पता लग जाता है कि गैस लीक हो रही है। वो स्मेल किस कारण से आती है, यानी कि उसके लिए क्या डाला जाता है? तो याद रखना, मिथाइल मरकैप्टन। बाकी कांडला पोर्ट, इसका वैसे नया नाम क्या कर दिया गया? दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये आपको गुजरात में मिलेगा। पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा का एकमात्र बंदरगाह। ये अभी न्यूज में भी था क्योंकि इसके नए चेयरमैन बने थे अभी। क्या नाम है? पीएल हरनाथ। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताओ भारत की बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, कल एक छोटा सा ऑडियो हम लोगों ने अपलोड किया जिसमें टॉप 10 आपके सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रखे गए। वैसे कहने को तो टॉप 10 है, उसके साथ काफ़ी सारी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके करवाए गए, तो 10 से तो ज़्यादा ही क्वेश्चन है। मुश्किल से 3-4 मिनट का ऑडियो होगा, तो वो ऑडियो आप ज़रूर सुने और सुन के कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि आपको ये ऑडियो कैसा लगा। क्या आप इस तरह के ऑडियोज और भी चाहते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी चाहिए? क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए गए हैं वो वही हैं जो मैक्सिमम टाइम आपके किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो वो ऑडियो कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया होगा। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी, वहाँ पे फॉलो का बटन आएगा। उस फॉलो पे क्लिक करके पास में बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर लेना ताकि जब भी इस तरह के ऑडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है, वहाँ पे ऑडियो सेक्शन में जाकर के भी आप इसको सुन सकते हैं। वहाँ पे भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे ऑडियोज़ के। और हाँ, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही जितनी भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपने पढ़ी है तो उसको सेपरेट करके आपकी क्विज बना दी गई है क्वेश्चंस को लेकर के। जैसे कि राज्यों की योजनाएं हो गई, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस हो गए, जीआई टैग वगैरह हो गए, भारत में जो भी चीज़ें पहली बार हुई है, बैंकिंग के क्वेश्चंस हो गए। कल हमने अपलोड किया बैंकिंग के क्वेश्चंस का पहला वाला पार्ट, डिफेंस एक्सरसाइजेज जो आपने पढ़ी है, डिफेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरह से टॉपिक वाइज अलग अलग कैटेगराइज करके उनकी क्विज अपलोड की जा रही है। एक क्विज को करने में मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे आपको, तो वो क्विज आप ज़रूर लगाएं डेली और साथ में पुरानी जो क्विज आप लगा चुके हैं उनको भी लगाएं ताकि रिवीजन समय पे होता रहे। अभी जितने भी राज्यों के राज्यपाल गवर्नर बदले गए उन पे भी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है। फॉर्मूला 1 रेसिप पे क्विज बनी हुई है, डेज पे क्विज बनी हुई है। तो करने के लिए बहुत कुछ है, तो जाएँ अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। और अगर सेशन और ये सब मेहनत आपको अच्छी लगती है हमारी तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। सपोर्ट कैसे? इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि आपने देखा होगा वीकली हम बनाते थे लेकिन सपोर्ट नहीं मिला। काफ़ी समय से काफ़ी टाइम भी दिया लेकिन सपोर्ट न मिल पाने के कारण मुझसे फिर बंद करना पड़ा। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा BS येदियुरप्पा को। जानते हो कौन है ये? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, जिनको दावणगेरे के पास होनाली में सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कोविड-19 महामारी को रोकने में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। बाकी हमारे उपराष्ट्रपति है M वेंकैया नायडू। अभी असम सरकार ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार से सम्मानित किया था इनको। SV सरस्वती की बात करेंगे तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 मिला था और भानुमति घिवला नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 मिला इनको।
अच्छा, वैसे कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बम्मई। और गवर्नर भी नए बने थे, थावरचंद गहलोत है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय फेंसर ने 4 लेवल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली है? तो आंसर होगा भवानी देवी ने। और इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली, क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी थी ये। क्या नाम है? भवानी देवी। और अभी इन्होंने व्यक्तिगत महिला सेबर इवेंट में फ्रांस के 4 लेवल राष्ट्रीय प्रतियोगिता को जीत लिया है। बाकी नेत्रा कुमानन टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविका बनी थी। फवाद मिर्जा टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार बने थे। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने थे ये। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अमित रस्तोगी को। और इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके नए सीएमडी बन गए हैं अमित रस्तोगी। बाकी अरुण कुमार मिश्रा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के सीईओ बने ये। अरुण कुमार सिंह बीपीसीएल के नए अध्यक्ष बने। और वीआर चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बनेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में 1 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली नवी पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसने 2021 में अब तक अपने शेयरों में 300% से ज़्यादा की वृद्धि के साथ 1 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप में शामिल होने वाली ये सार्वजनिक क्षेत्र की नवी इकाई बन गई है। और आपको याद भी होगा आईआरसीटीसी से इसने ही लॉन्च किया था भारत का पहला स्वदेशी क्रूज, और इसके लिए इसने कार्डेलिया क्रूज के साथ समझौता किया था। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में जारी यूजीओवी की रिटेल रैंकिंग 2021 में टॉप पे कौन रहे? तो आंसर होगा अमेजॉन पेंट्री। तो मार्केट प्लेस अमेजॉन की पेंट्री यूजीओवी की रिटेल रैंकिंग 2021 में टॉप पे रही है। यूजीओवी ये रिटेल रैंकिंग प्रत्येक किराना ब्रांड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन देने के, तो यूजीओवी रिटेल रैंकिंग ये प्रत्येक किराना ब्रांड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के स्कोर देती है, जिसमें अमेजन की पेंट्री पहले स्थान पर है, दूसरे पे फ्यूचर रिटेल का बिग बाजार और तीसरे पे है डी मार्ट। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने 2021 के लिए प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा कैमरून मोला। तो स्पेन के सबसे लोकप्रिय अपराध लेखकों में से एक है ये कैमरून मोला, जिन्होंने अपने उपन्यास द बीस्ट के लिए 2021 प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार जीत लिया है। ये पुरस्कार 1952 से स्पेनिश प्रकाशक ग्रुपो प्लेनेटा के द्वारा दिया जा रहा है। बाकी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आर्यभट्ट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। और अब्दुल रज़क गुरना साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 मिला था इनको। ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस देश के रेटबर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है ये रेटबर्ग संग्रहालय म्यूजियम, जहां पे भारतीय कला और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? कला के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई? तो आंसर होगा लखनऊ में। देखो, स्विट्जरलैंड की बात है तो ये रहा मैप में स्विट्जरलैंड। कैपिटल इसकी बर्न है, करेंसी स्विस फ्रैंक है। और आपको याद भी होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ैन, स्विट्जरलैंड में। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में है। तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। इनको आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया? तो आंसर होगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी।
तो इस महीने के एंड में जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की यानी कि COP26 की बैठक होनी है, उससे पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया है, जिसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि वैश्विक उत्सर्जन को जीरो करने में अभी दुनिया बहुत पीछे है। वैसे करने का लक्ष्य हमारा क्या है? 2050 तक हमें कार्बन उत्सर्जन को जीरो करना है। साथ ही इसमें कहा गया कि जो अक्षय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। बाकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी स्थापना होती 1974 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और शायद आपको याद भी हो, हम लोगों ने पढ़ा भी था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए भी आमंत्रित भी किया था, तब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। बाकी देखो, अगर आपसे पूछें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसमें भारत 142 नंबर पर रहा था और टॉप पे नॉर्वे था। चलो बताओ, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आया था, इसको कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें भी टॉप पे नॉर्वे था, भारत 131 नंबर पे था। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, इसमें भारत 140वें नंबर पे था और टॉप पे आइसलैंड रहा था। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट, इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है, लेकिन अब इसने इसको बंद कर दिया है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए कि इन दो देशों के बीच में संयुक्त सागर 2021 जॉइंट सी 2021 नाम का एक्सरसाइज का आयोजन हुआ, रशिया और चाइना। तो अभी रशिया और चाइना ने एक एक्सरसाइज की है जिसका नाम है जॉइंट सी 2021। कहाँ पे? जापान सागर में की है। अभी 14 अक्टूबर को ही शुरू हुई थी और 17 अक्टूबर तक चली। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाल ही में नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा जॉनस स्टोर रूम बन गए हैं नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री। और गाइज एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, ऑडियो को सुन लीजिएगा और आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के सारी क्विज को अच्छे से लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। और अगर सेशन अच्छे लगे तो इन्हें लाइक करके शेयर ज़रूर करना, सपोर्ट ज़रूर बनाए रखना, ताकि नए नए चीज़ें अपलोड करने में, मेहनत करने में हमें भी अच्छा लगे, क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर मज़ा नहीं आता है। जैसे कि वीकली वाले में काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय देने के बाद भी आपने देखा अब रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो फिर उसे बंद ही करना पड़ा। तो रेस्पॉन्स ज़रूर चाहिए होता है अगर मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं किसी चीज़ को। थैंक यू।